लास्ट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बायो प्रोसेस का टॉपिक्स, यानी कि बायो प्रोसेस के बारे में। अब तक हमने जीन को पूरी तरह से किसी वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। अब उस रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट यानी कि रिकॉम्बिनेंट जीन का जो रिकॉम्बिनेंट हमारा बन गया है, इस रिकॉम्बिनेंट जीन के प्रोडक्ट का सिंथेसिस कराएंगे, यानी कि हमें कैसे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हमारे पास एक इंसुलिन का जीन है, उस इंसुलिन के जीन को हमने किसी वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया है और इस वेक्टर को हमने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नाउ अब इस बैक्टीरिया से या फिर किसी एनिमल से, किसी प्लांट से अपना डिजायर प्रोडक्ट यानी कि इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो यही इंसुलिन का प्रोडक्शन ही क्या कहलाएगा, बायो प्रोसेस के अंदर आएगा है। और यही होगा हमारा जीन का प्रोडक्शन, यानी कि जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन। चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और वन लाइन बाय लाइन को यहाँ पे अच्छे से स्टडी करते हैं। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a बैक्टीरिया के अंदर या प्लांट किसी एनिमल के अंदर हमने ट्रांसफर किया, then alien DNA gets multiplied, of course मल्टीप्लाई करेगा in almost all recombinant technologies. The ultimate aim is to produce a desirable protein. क्यों हम recombinant DNA बना रहे हैं, क्यों हम किसी जीन को इंसर्ट करा रहे हैं, उसका हमारा फाइनली एक ही पर्पस है कि उस जीन का हम प्रोडक्ट सिंथेसाइज कराना चाहते हैं। देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग से हमारे अंदर इंसुलिन बनता है, जबकि अगर कोई बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया को इंसुलिन बनाता है, नहीं बनाता है, इसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि इंसुलिन का जो जीन है वो ह्यूमन बॉडी से निकाल करके डिजायर अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए में इंसर्ट करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है उसमें इंसर्ट करते हैं। और पर्पस एक ही होता है कि बैक्टीरिया क्या करे, इंसुलिन बनाए और इंसुलिन को हम फाइनली आइसोलेट या सेपरेट करके उसका यूज करें। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता वो जीन, लेकिन बैक्टीरिया इसको बाहर से लेता है। तो इसलिए इस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे हेट्रोलॉगस होस्ट। ये क्या होगा, एक हेट्रोलॉगस होस्ट होगा, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास उस जीन के सिंथेसाइजिंग यानी कि उस प्रोटीन के लिए कोई जीन नहीं होता है, उसमें बाहर से जीन डाला जाता है, तो वो होता है हेट्रोलॉगस होस्ट। तो hence there is a need for the recombinant DNAs to be expressed. The foreign gene get expressed under appropriate condition and the expression of foreign gene in host cell involve understanding many techniques detail, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया। और इसकी आगे हमें क्या करना है, अब फाइनली क्या है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया, एक प्लांट, एक एनिमल सेल है जिसके अंदर क्या है, हमारे डिजायर्ड जीन इंसर्ट है। ठीक है, अब तक हमने इतना पढ़ लिया। अब इंसर्टेड जीन को हमें क्या कराना है, सिंथेसाइज कराना है, इससे अपना प्रोडक्ट बनवाना है, यानी जो जीन हमने इंसर्ट किया उसका प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या किया जाता है, इस जीन को, इस बैक्टीरिया को लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है। पहले तो इसको लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करते हैं, लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करके इसको चेक करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशन में क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को किसी कल्चर मीडिया में, ये कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया इन द सेंस कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है। फेवरेबल कंडीशन में क्या हो सकता है, इसको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर के अलावा अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, विटामिन चाहिए। हाँ, इसके अलावा भी जितने भी इसको रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सारा रिक्वायरमेंट किसी लेबोरेटरी के अंदर किसी टेस्ट ट्यूब में दिया जाता है। और उस टेस्ट ट्यूब में, उस वेसल्स में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। एंड ग्रो होने के बाद फाइनली बैक्टीरिया क्या करेगा, इस जीन को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि जो जीन हमने इंसर्ट किया है उसका प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलेगा लेबोरेटरी के कंडीशन में। अब अगर हम इस लेबोरेटरी को ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं, किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं, पायलट स्केल पे बनाते हैं, तो सेम प्रोसीजर ऐसे ही होता है। उसको क्या करते हैं, बहुत बड़े से वेसल में, इस वेसल के अंदर हम बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, ढेर सारा सबस्ट्रेट। ये हो सकता है 100 लीटर से 1000 लीटर तक हो सकता है। ठीक है, अब तो कई हजार लीटर के भी ऐसे रिएक्टर्स होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसमें
इसके pH को मेजर करने का प्रोब होता है, इसके टेम्परेचर को, इसमें अगर लाइट की अगर ज़रूरत होती है, लाइक प्लांट सेल ग्रो कराना है तो उसमें लाइट की ज़रूरत होती है, तो लाइट प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी इसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, जो जो चीज़ें चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, सब चीज़ इसको प्रोवाइड किया जाता है इस वेसल के अंदर, ओके। और इस वेसल को हम क्या बोलते हैं, देखो वेसल है, इसमें हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग बींग्स को ग्रो कर रहे हैं ना, यानी कि कोई बायो है और इसको हम इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर। तो ये बड़ा सा जो वेसल है इसी को बोलते हैं बायो रिएक्टर, जिसके अंदर हम किसी प्लांट सेल को, एनिमल सेल को या बैक्टीरियल सेल को, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया है, उसको हम फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद फाइनली जो हमारा जीन है वो एक्सप्रेस होता है और वो प्रोटीन बनाता है, और उसी प्रोटीन को हम क्या करते हैं, बाद में यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालते हैं तो वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रोटीन तो पहले हमारा इम्प्योर होगा क्योंकि उसके साथ बहुत सारे कंटामिनेशंस हो गए, बहुत और भी प्रोटीन्स हो गए, और बहुत सारे प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है और भी सारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे। तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, इसका फर्दर प्यूरिफिकेशन किया जाता है। एंड प्यूरिफिकेशन करने के बाद नाउ आपका प्रोटीन रेडी होता है, ठीक है। इन प्यूरिफिकेशन के भी बहुत सारे स्टेप है, भी हम डिस्कस करते हैं। चलो, after having cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of target protein, one has considered producing it on a large scale, या तो large scale पे इसको produce करना। Can you think of any reason why there is a need for large scale production? क्यों need है भाई? अगर कोई प्रोटीन ऐसा है जो बहुत कम अमाउंट में बनता है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी कि मार्केट पे उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसको क्या करेंगे हम, लार्ज स्केल पे तो बनाना पड़ेगा। हम नेचुरली लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो जाकर के हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं यहाँ पे, ओके। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोलॉगस होस्ट, हेट्रोलॉगस होस्ट का मतलब बता दिया है, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म के पास वो जीन नहीं है जिसका वो प्रोटीन बना सके, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बाहर से उस जीन को ऐड करते हैं, यानी कि वो हेट्रोलॉगस होस्ट होता है। It is called recombinant protein. And the cells harboring cloned gene of interest may be grow on a small scale, laboratory में grow कर सकते हैं, and the culture may be used for the extracting the desired protein and then purify it by using different separation techniques. अब ये different separation techniques हम क्या यूज कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर चाहते हो तो जान लो। क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फाइनली हम अपने प्रोटीन को यहाँ से सेपरेट कर पाते हैं, प्यूरिफाई कर पाते हैं, ठीक है। नाउ द सेल कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन ए कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम wherein the used medium is drained out from the one side while fresh medium is added from the other to maintain cell in the their physiologically most. Like यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि कुछ वेसल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक साइड से हम मीडिया ऐड कर सकते हैं, मीडिया इन द सेंस जो बैक्टीरिया को चाहिए ग्रो करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे यानी कि सबस्ट्रेट यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, और को प्रोडक्ट जो है उसको निकाल भी सकते हैं, यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है सिस्टम, यानी कि इस तरह का जो बायोरिएक्टर होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर। ये कॉन्टिन्यूअस काइंड होता है, यानी कि इसमें दोनों साथ में हो रहा है, यानी सबस्ट्रेट भी ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट भी बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ से निकल रहा है। कुछ बैच होते हैं, बैच रिएक्टर्स होते हैं जिसमें हम एक बार में सबस्ट्रेट ऐड करते हैं एंड फाइनली एक ही बार में हम प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं, प्रोडक्ट को वहाँ से निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि ये मिक्सिंग के लिए इसमें कुछ सिस्टम लगा होता है, मिक्सिंग के लिए ये लगा होता है सिस्टम इसमें कुछ, जिसको बोलते हैं इम्पीलर, ठीक है। इम्पीलर का काम क्या करता है, इसको मिक्सिंग करता है, ओके। इम्पीलर में ऐसे ब्लेड लगे होते हैं जो इसको मिक्स करता है। एंड सेकंड थिंग क्या होता है, अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बॉटम साइड से इसमें गैस प्रोवाइड किया जाता है, ओके, जैसे ऑक्सीजन वगैरह। तो इस सिस्टम को स्पार्जर बोलते हैं,
स्पार्जर, ठीक है, और जो ये मिक्सिंग के लिए होता है इसको बोलते हैं इम्पीलर, ठीक है। ये दो चीजें इसमें होती हैं। फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली किसमें, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज में ही बनते हैं, जबकि कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, वो स्टेशनरी फेज में बनते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस ए लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। अब बायोमास का मतलब होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ। जितना ज़्यादा बैक्टीरिया बनेगा, जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेगा, जितना ज़्यादा हमारा रिकॉम्बिनेंट जो जीन है उसकी जितना भी संख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। लाइक स्मॉल वॉल्यूम्स कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। अगर स्मॉल अमाउंट में हम कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो कमी अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनाएगा। टू प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ए बायोरिएक्टर, डेवलपमेंट ऑफ ए बायोरिएक्टर वेयर लार्ज वॉल्यूम, कितना 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड, उसमें प्रोसेस किया जा सकता है, ओके। नाउ दस बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ ए वेसल इन विच रॉ मटेरियल मतलब सबस्ट्रेट जो उस सेल को ग्रो करने के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल्स, इसमें मिनरल्स होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, विटामिन होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, ये सारी चीज होंगे, आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम्स एक्सेट्रा। नाउ यूजिंग माइक्रोबियल्स, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स, इन सब का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नाउ ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। हमने बताया ना बायोरिएक्टर का क्या होता है, उसमें सारे सिस्टम्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक टेम्परेचर मेंटेन करने का सिस्टम होता है, पीएच का होता है, सबस्ट्रेट एडिशन का, लाइक सबस्ट्रेट कम हो रहा है तो सबस्ट्रेट को बाहर से ऐड किया जा सकता है, उसके लिए प्रोब्स लगे होते हैं। सॉल्ट यानी कि सॉल्ट मेंटेन करने के लिए, उसका ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए, विटामिन है, ऑक्सीजन, ये सारा मेंटेन करने के लिए सिस्टम किस में लगा होता है, एज ए बायोरिएक्टर में। यहाँ पे दो तरह का बायोरिएक्टर मेंशन है। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टायर्ड टाइप, यानी कि मिक्सिंग करने वाला जिसमें प्लेट्स लगे होते हैं, प्लेट्स स्टायर टाइप विच आर सो इन फिगर। नाउ यू कैन सी हियर, देखो ये लगा है ना, इसको इम्पीलर बोलते हैं। ये इम्पीलर का काम क्या होता है, ये मोटर से अटैच होता है जो कि ये रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद ये मिक्सिंग करता है, यानी ये पूरी तरह से इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए यह मिक्सिंग का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा लाइक मोटर यहाँ लगा हुआ है, फोम ब्रेकर, यानी कि मिक्सिंग होगा तो इसमें फोम बनेगा और फोम को ब्रेक करने के लिए फोम ब्रेकर लगे होते हैं। फ्लैट ब्लेडेड इम्पीलर हमें बताया इम्पीलर बोलते हैं। कल्चर ब्रॉथ होता है, ये पूरा लिक्विड मीडिया जो है कल्चर को, उसको कल्चर ब्रॉथ बोलते हैं। और नीचे से अगर इसमें गैस यानी कि गैसेस की ज़रूरत होती है तो यहाँ से हम स्टेराइल एयर यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, यानी कि पहले रिएक्टर को स्टेरिलाइज किया जाता है उसके बाद ही यूज़ किया जाता है, तो स्टेरिलाइजेशन का सिस्टम भी यहाँ पे लगा होता है, यानी कि ऑटो स्टेरिलाइजेशन सिस्टम होता है, पहले स्टेरिलाइज कर लीजिए। और अगर इसमें पीएच में थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा है तो पीएच को भी मेंटेन करने के लिए एसी बेस प्रोब लगे होते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तरह का रिएक्टर। दूसरे में क्या है कि इसमें भी इम्पीलर सिस्टम लगा होता है, लेकिन इस वाले मीडिया में यानी कि इस वाले वेसल्स में हम क्या करते हैं, एरोबिक कंडीशन में ग्रो करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, जिसमें नीचे स्पार्जर लगा होता है। ये स्पार्जर है जो यहाँ से गैसेस देता है, जैसे कि ऑक्सीजन, ओके। यहाँ से गैसेस निकलते हैं और वो गैसेस क्या करते हैं, इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए इसको बॉटम में देते हैं, क्योंकि बॉटम में अगर गैस रिलीज होगा तो वो हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, वो भी आपको पता है, ठीक है। सो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, ये तो सिस्टम आप देख ही रहे हो। सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर फर्स्ट वन था, दूसरा था स्पार्ज। स्पार्ज मतलब स्पार्जर जिसमें लगा हुआ, हमने बोला स्पार्जर का क्या काम होता है, वो गैस वहां से निकलता है स्टायर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्ज्ड। A stir tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of reactor content. The stir facilitate even mixing and ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अगर वो मिक्सिंग करेगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, वो पूरी तरह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके पास वहाँ पे पहुँच जाएगा। एंड अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर। If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system. मैंने दिखाया आपको जो मोटर से अटैच है।
और एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी है एंड फोम कंट्रोल सिस्टम भी है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है एंड सैम्पलिंग पोर्ट यानी सबस्ट्रेट एडिशन वाला पोर्ट जहाँ से हम सबस्ट्रेट को ऐड कर सकते हैं वो है, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विथड्रॉ पीरियोडिकली, यानी कि हम थोड़े थोड़े कल्चर्स को वहाँ से विथड्रॉ करके उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहीं कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो गया, कंटामिनेशन को हम चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ इतना सारा प्रोसेस हो गया, यानी कि क्या हुआ कि बायोरिएक्टर के अंदर, बायोरिएक्टर है ये, इस बायोरिएक्टर के अंदर पूरी तरह से हमारा प्रोडक्ट बन गया है। नाउ ये प्रोडक्ट क्या होगा कि ये बायोमॉलिक्यूल्स होगा, कोई प्रोडक्ट हमारा कोई केमिकल्स हो सकता है, तो वो केमिकल और वो बायोमॉलिक्यूल जो हमारा है वो पूरी तरह से प्योर नहीं होगा, इम्प्योर होगा, ठीक है। अब इस इम्प्योर वाले प्रोडक्ट को हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसका प्यूरिफिकेशन करना होगा। तो हमने बताया प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूज यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करके इस इम्प्योर प्रोडक्ट को जो यहाँ से बना है हमारा उसको प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है। नाउ फाइनली ये आइसोलेट करने के बाद इसकी चेकिंग होती है, अगर कोई ड्रग्स बनाया है तो ड्रग्स का क्या होगा, उसकी चेकिंग होगी एंड देन फाइनली हम इसको मार्केट में रिलीज कर देंगे। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है वो यही प्रोसेस है कि यानी ये पूरी तरह से इसका प्यूरिफिकेशन करना और आइसोलेशन करना किसका, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, ठीक है, वो होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेसिस स्टेज, यानी कि यहाँ पे हम बताया बायोसिंथेसाइज हो गया, the product has to be subjected through a series of process before it is ready for marketing as a finished, यानी कि मार्केटिंग करने से पहले हमें इसका प्यूरिफिकेशन पूरी तरह से करना पड़ेगा। एंड द प्रोसेस इंक्लूड, जैसे सेपरेशन पहले करना पड़ेगा, ठीक है, सेपरेशन के बाद प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, which are collectively referred to as a downstream processing, इसी को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। The product has to be formulated with a suitable preservatives, as such formulation has to undergo through clinical trials, अगर कोई ड्रग्स बना है तो, ठीक है, and strict quality control testing for each product is also required, यानी कि उसकी क्वालिटी टेस्ट होगा, ठीक है। अब इतना सारा सब प्रोसीजर होने के बाद नाउ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी क्वालिटी चेकिंग होता है वो अलग होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि अब किस तरह का प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट को हम कैसे कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कैसे उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, उस तरह से ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी सबकी अलग अलग होती है। तो अब तक हमारा यही था ओवरऑल डिस्कशन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।